आप ऐसे स्थान पे हो वहां अगर रुक गए तो कुचल दिए जाओगे। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा, अगर आप उसे सही दिशा में मोड़ दिए तो खुद को कहीं और पाओगे, वरना यह रणभूमि है, यहां कायरों के लिए कोई स्थान नहीं। वीरों की जय जयकार होती है। युद्ध में जाने से पहले खुद को तैयार करो। शरीर बलवान और मन एकाग्र एक मेधावी छात्र की पहचान है। हजारों चैनल खगानले से अच्छा है कोई एक चैनल से जुड़ जाओ। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखे, इसमें आगे आपको अचूक हथियार मिलने वाले हैं जिसे भेद आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 2, जिसमें बहुत सारी बातें करनी है आप सबसे। यानी कि आपका जो 2025 का यूपी बोर्ड का भौतिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो थे वो बच गए थे, उनको आज हम सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से कॉपी में लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये है आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी। इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम का कॉपी आने वाला है बच्चों। तो जो भी डाउट है, जो कि आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि आपका जो कॉपी है उस कॉपी में क्या क्या भरना होता है, ताकि आपका समय बच जाए। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में समय बहुत मूल है, क्योंकि समय कम पड़ जाता है। आप नॉर्मल एग्जाम देते हैं छमाही का, तभी भी आपका समय क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए समय बहुत ही लाभकारी है कि इस तरीके से समय को बचाया जाए और उसके 3 घंटे 15 मिनट के अंतर्गत ही हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए बच्चों। तो यहाँ पर जो आपकी कॉपी है कुछ इस तरह से आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी 2025 में बनेगी। यहाँ पर देखिए, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर जो भी जिस सेंटर पर आपका जहाँ सेंटर गया है बच्चों, जहाँ पर आपको पेपर देना है वहाँ पर वो मोहर लगाएगा। उसके बाद आपको कॉपी में करना क्या है, यहाँ से आपको कॉपी में लिखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक होगा वो किसमें लिखना है, अंकों में लिखना है। जो भी आपका प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें जो भी 2-4 अंकों का, 6 अंकों का आपका रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर को यहाँ पर अंकों में लिख लेना है कि 8, 7, 6 जो भी होगा, डॉट डॉट जो भी आपका अनुक्रमांक होगा यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो आप यहाँ लिखेंगे उसी को शब्दों में लिख देना है। उसी को किस में लिख देना, चाहे इंग्लिश में लिख देना चाहे हिंदी में लिख देना, आपको शब्दों में लिखना है ताकि अनुक्रमांक में कोई दिक्कत ना हो। अगर अनुक्रमांक में बच्चों आपका मिस्टेक हुआ तो कॉपी आप कितना भी अच्छा लिख लें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मार्क्स ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अनुक्रमांक को समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि नाम तो कॉपी में लिखना नहीं होता, तो आपका नाम से तो होता नहीं, इसलिए अनुक्रमांक को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरा आप लिख करके आएंगे। यहाँ पर देखिए, ये है आपका विषय का बार। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को लिखना है कि भौतिक विज्ञान, आपने भौतिक विज्ञान का पेपर देना है तो यहाँ पर लिख देना है भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो आपका पेपर है बच्चों यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, उनके अलग अलग कोड होते हैं। मतलब आपने कौन से पेपर पाया है और उसका कौन सा हल यहाँ पर लिया है, उस पेपर का कोड होता है, उस कोड को यहाँ पर आपको भरना होगा। अभी मैं पेपर भी दिखा रहा हूँ, उस पेपर का जो कोड होता है उस कोड को यहाँ पर भरना होता है। आगे यहाँ परीक्षा का दिन, आप किस दिन पर उस एग्जाम को दे रहे हैं उस दिन को भी लिखना ना भूलें। उसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, आपने परीक्षा की तिथि, अपने डेट को लिखना है कि किस तारीख को यह आपने पेपर दिया है, आपका भौतिक विज्ञान का पेपर कौन से तारीख को बच्चों पढ़ा है। उसके बाद पाली, पाली का मतलब होता है आपने फर्स्ट मीटिंग में दिया है या सेकंड मीटिंग में दिया है। अधिकतर बच्चों आपका जो टाइम टेबल आता है वो इंटरमीडिएट का सेकंड पाली में होता है और हाई स्कूल का फर्स्ट पाली में ही पेपर होता है। तो आपको सेकंड पाली यहाँ पर लिखना है। केंद्र का नाम, केंद्र मतलब होता है सेंटर, जहां आपका सेंटर गया है, जिस विद्यालय में आप अपना एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं वहां का सेंटर का पूरा केंद्र का नाम लिखना होगा। ठीक है। परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप अपने एग्जाम को दे रहे हैं, वहां पर बहुत सारे रूम होंगे, उस रूम के नंबर को लिखना है कि आप 7 नंबर में बैठे हैं, आप 8 नंबर में पढ़े हैं, कहाँ बैठे हैं उसको यहाँ पर लिखना होता है। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, जो भी कक्ष निरीक्षक होगा, जो भी गाइड कर रहा होगा आपकी क्लास में, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा कि इस फला दिनांक को हमारी ये कॉपी हो रही। ये पूरी डिटेल को अच्छे तरीके से कॉपी में आपको डालना है। बाकी और कहीं भी कटपिट नहीं लिखना है।
आगे का पेज बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए बच्चों, और इधर आपकी जब कॉपी जांची जाएगी तो जांच करके वो प्राप्तांक देगा, आपके मार्क्स को दे देगा। समझ आया? अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर, और जहां पर छोड़ा था उसी के आगे के सॉल्यूशन को करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और कॉपी पर लिख लिख करके आपको मैं सिखा रहा हूं किस तरीके से लिखना है, कहां पर अपने समय को बचा सकते हैं, कहां पर समय को नहीं बचा सकते, उन सभी बातों को डिस्कशन करते हैं, क्योंकि रणनीतियां बहुत जरूरी होती है। गुरु की बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएंगे, और जो क्वेश्चन मैं कह दूं कि क्वेश्चन फिक्स है वो आपको 2025 में मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जो पेपर है इस पेपर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2025 बोर्ड में मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही वैल्यूएबल है। यहाँ पे समझिएगा, आप चलते हैं अपने पेपर की ओर और पेपर देखते हैं। हमारा जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेपर कैसा है, तो पेपर देखिए यहाँ पर हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अब इस पेपर का यहाँ देखो कोड लिखा है, कितना लिखा है, यहाँ पर कोड लिखा है 346 FT। तो ये क्या है, पेपर कोड। वहाँ जो कॉलम बना था उस कॉलम में 346 FT डालना पड़ेगा। समझ आया? तो यहाँ पर ये कोड था। इस तरह से आप हम लोग पेपर को देखेंगे, और कल हमने जो लेक्चर अटेंड किया उस लेक्चर में सारी बातें हमने अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया, किस तरीके से आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये सभी बातों को हमने अच्छे तरीके से सीख लिया, सारे क्वेश्चन को लगा लिया। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन को, और ये सवाल भी आपका हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर खंड दा के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग खंड दा के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, खंड दा के बारे में बात करने वाले हैं कि खंड दा में पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है सर, और यहाँ पर जो उत्तर है वो कितना सटीक होना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ डायग्राम नहीं बनाना है, वो सारी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन करके समझ करके लगाने का तरीका सीख लेंगे, और क्वेश्चन को समझें। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्लास में आपको टॉपिक आता है, लेकिन जब पेपर मिलता है तो पेपर में सही से क्वेश्चन समझ नहीं आता कि उसका आंसर कितना देना चाहिए, ताकि वो जितने मार्क्स का पूछा है उतना मार्क्स मिल जाए और उसमें समय जाया ना जाए, समय नष्ट ना हो। तो समय को देखते हुए जितने भी शब्द लिखे हैं उतने ही शब्दों को आपको लिखना है जितना पूछा है, सटीकता के साथ। यहाँ पर पूछा आपसे क्या है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह है, यहाँ पे देखिए पूछा व्यतिकरण क्या है। पहले क्या पूछा है, व्यतिकरण क्या है, उसके बाद कहा है संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। ये बच्चों देखो 3 नंबर का है, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न पूछे गए, 3। पहले तो आप बताएंगे व्यतिकरण। अगर पूरा प्रश्न आपको नहीं आता है, केवल व्यतिकरण आपको जानते हैं, तो व्यतिकरण लिखेंगे तो केवल आपको 1 मार्क्स ही मिलने वाला, केवल 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद व्यतिकरण के ही प्रकार होते हैं संपोषी और विनाशी। संपोषी का 1 नंबर है, विनाशी का 1 नंबर है, और व्यतिकरण को बताओगे तो तीनों 1-1 नंबर के अलग अलग क्वेश्चन डिवाइड हैं। तो आपको अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आता है तो केवल जितना आता है उतना लिख देंगे, ताकि आपका 1 नंबर तो मिल जाए। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि 5 नंबर का है तो आपको पूरा आना चाहिए, आपको थोड़ा भी आ रहा है आप थोड़ा भी लिख देंगे तो उसका हाफ नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये फिजिक्स का जो पेपर होता है कई भागों में डिवाइड होता है, कई क्वेश्चन को एक साथ कॉम्बिनेशन कर किया जाता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर आपको लगाना है अच्छे से, तीनों नंबर को किस तरीके से लिखेंगे समझेंगे। व्यतिकरण क्या है, तो व्यतिकरण क्या होता है, हमारी जो तरंग प्रकाशिकी होता है बच्चों, वहां पर क्या बताया गया, 2 प्रकाश तरंगे, ध्यान से सुनेंगे, 2 प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति एक समान हो। क्या हो, 2 प्रकाश तरंगे, एक तरंग इधर से आ रही है, दूसरी भी उधर से आ रही है। 2 प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति एक समान हो तथा एक ही दिशा में गतिशील हो, तो उनके अध्यारोपण का मतलब होता है मिलना। तो उनके मिलने से 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। तो बस हो गया, परिभाषा व्यतिकरण हो गया, और इसके बारे में टाइप लिख देना। संपोषी व्यतिकरण क्या है, जिनकी परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिसकी परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसे क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इतना लिख देंगे, 3 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, करके समझते हैं किस तरीके से कॉपी में लिखा जाएगा। तो लिखते हैं व्यतिकरण क्या है। ठीक, तो चलते हैं अपनी कॉपी की ओर और कॉपी में इसको डालते हैं और लिखते हैं, और यहाँ पर भी हमने आपको तरीका सिखाएंगे। तो देखिए हमारा खंड कौन सा है, हमारा खंड है दा। तो यहाँ पर खंड दा डालना है और चौथे का लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से आपको डाल रखा समय बचाने के लिए। देखिएगा इस टाइप से आपको आंसर राइटिंग करनी है।
मैंने डाल दिया पहले खंड, द डालना, जो जिस खंड का आप प्रश्न कर रहे हो उस खंड को डाल देना। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने समय आपके पास पर्याप्त है, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का इस टाइप से डालेंगे, अंडरलाइन कर देंगे और अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास समय पर्याप्त नहीं है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में अगर समय पर्याप्त नहीं है तो उसको रफ कर देंगे, और रफ करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर केवल और केवल आपको लिखना होगा चौथे का, ठीक है। केवल अगर आपने इतना डाल दिया, समय पर्याप्त नहीं है, समय बचाने के लिए इसमें आपको समय नष्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन सभी क्वेश्चन के प्रत्येक आंसर के लिए आप सोचो 1 नंबर का प्रश्न आप हल कर रहे हैं, अब 1 नंबर के लिए आपका जितना समय बचाना था आपने प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का फला फला डाल दिया और अंडरलाइन करने में फंस गए। क्या आपका 2 मिनट का जो प्रश्न था 6, उसमें आपने 10 मिनट लगा दिया, और अंत में जब पेपर बेल लग गई तो कापी आपसे छीन ली जाएगी और आपका 1 या 2 प्रश्न लॉन्ग आंसर में छूट जाएगा, जो बहुत ही अफसोसजनक होता है। 10 नंबर आपका कट गया, 10 नंबर कट गया मतलब आपका 2% कट गया, और 2% बहुत होते हैं बच्चों। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास समय है तभी इस चीज़ों को लिखेंगे, अन्यथा आपको यहाँ चौथे का उत्तर डाल करके लिख देंगे, जिस तरीके से हमने पहले लेक्चर में इसके बारे में बात किया था। पहले लेक्चर में हमने ये चीज़ें नहीं लिखी थी, इस लेक्चर में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मन में आ रहा होगा सर हम इसको प्रश्नोत्तर संख्या न लिखें तो क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख करके आपको बता रहे हैं। समय पर्याप्त है तो लिखिए, समय पर्याप्त नहीं है तो मत लिखिए, काम चल जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। अब इस जो हमारा है चौथे का प्रश्नोत्तर जो हमारा उत्तर है, क्योंकि जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं बच्चों, ये आंसर राइटिंग कॉपी ही तो है, उत्तर ही तो दे रहे हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आप बार बार एग्जामिनर को बताओ, हर क्वेश्चन में बताओ कि हम इसका उत्तर दे रहे हैं। एग्जामिनर समझदार है, ठीक है, अपने समय पर बहुत ही पाबंदी के साथ कामों को करना है। देखिएगा अब इसके उत्तर को लिखते हैं। कैसे इसका उत्तर लिखेंगे, हमें जो टॉपिक लिखना है पहले उसका हेडिंग डालेंगे अच्छे तरीके से। उसका हेडिंग क्या डालेंगे, यहाँ पर हमने लिखना है व्यतिकरण क्या है, तो क्या लिखना है व्यतिकरण, ठीक है, केवल व्यतिकरण है तो हम व्यतिकरण के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखना है व्यतिकरण, और इसको हेडिंग डाल करके इसको लिखते हैं कि व्यतिकरण क्या होता है, इसके बारे में लिखते हैं। तो बच्चों लिखते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि व्यतिकरण इस तरह से आपको हेडिंग डालना है, और व्यतिकरण के अंतर्गत जो इसकी परिभाषा है, जो व्यतिकरण जिसे हम कहते हैं, उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिएगा दो प्रकाश तरंगों का होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे लिखना होता है परिभाषा में, दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति एक समान हो तथा एक ही दिशा में गतिशील में कंडीशन है, ठीक है, शर्तें हैं, तथा एक ही दिशा में गतिशील हो, हमारे तरह आपको कॉपी में लिखना चाहिए ताकि आंसर राइटिंग आपको आ जाए। आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति एक समान हो तथा एक ही दिशा में गतिशील हो तो उनके अध्यारोपण का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर मिलना, तो उनके अध्यारोपण से दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। बस इतना लिख देना भैया। आपको क्या होता है, दो प्रकाश तरंगे जिनकी आवृत्ति एक समान हो तथा उनकी दिशा क्या हो, एक समान हो, तथा उनकी दिशा और आवृत्ति कैसी हो, एक समान हो, तो उनके अध्यारोपण, तो उनके मिलने से दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं सर, वो स्थितियों को इस तरह से आपको लिखना है कि पहली स्थिति है संपोषी व्यतिकरण। कैसा है, संपोषी व्यतिकरण है। और दूसरी स्थिति कैसी है, दोनों स्थितियों को पहले लिखेंगे ताकि आपका एक नंबर फिक्स हो जाए। यहाँ पर दूसरी स्थिति क्या है, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण।
व्यतिकरण। ठीक है, दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, संपोषी व्यतिकरण एवं विनाशी व्यतिकरण। इस संपूर्ण घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यही आपको इतना आंसर राइटिंग करना है, इतना, क्योंकि आपसे आगे भी क्वेश्चन किया है, आगे भी यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, तो इस चीज को समझाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है। व्यतिकरण हमने लिख दिया। अब उसको क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि संपोषी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, संपोषी व्यतिकरण की फीलिंग क्या है, उसको समझाइए। आप देखते हैं जो मोबाइल हम लोग चलाते हैं, जिसमें 4G डाटा 5G डाटा आ रहा है, चल रहा है, कीवी जो चल रहा है, किस तरीके से रिचार्ज हमारा खत्म हो जाता है, तो हमारी जो कंपनी है, जियो है, वोडा है, जो भी है, वो किस तरीके से हमारे रिचार्ज को बंद कर देती है, और जैसे टाइम पूरा होता है तुरंत का तुरंत हमारा नेट वहीं का वहीं रुक जाता है। चाहे आपके पास MB पहले से बची हो, फिर भी डाटा क्या हो गई, खत्म हो गया। तो कैसे होता है, डाटा हमारा स्लो कैसे होता है, डाटा हमारा तेज कैसे होता है, हाई स्पीड कैसे होता है, वो सारी चीजें क्या है आपकी संपोषी और विनाशी। संपोषी का मतलब क्या होता है, दो प्रकाश तरंगों को लाना है आपस में, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनकी आयाम क्या होते हैं बच्चों, जुड़ जाते हैं। जुड़ने से उनके कदम क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। नन्हे नन्हे पैर जो हैं, छोटे छोटे पैर जो आपके हैं, वो क्या हो जाते हैं, दो लोगों को मिलने से मजबूत हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। और जैसे ही उनकी तीव्रता क्या हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो बहुत ही हाई तेज से स्पीड से चलते हैं, जिससे आपकी डाटा क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। और जैसे ही कंपनी का आपका रिचार्ज खत्म हुआ, तुरंत उस घटना को हम लोग क्या कर देते हैं, टाइम कम कर देते हैं। टाइम पीरियड कम करने से एक अगर पॉजिटिव में चल रहा है, दूसरा नेगेटिव में चलेगा, तो दोनों आपस में मिलने से घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। जो बढ़ना था वो कम हो गया, विनाश कर लिया, इसलिए उसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। समझ आया? इसी चीज को हम लोगों को अच्छे तरीके से बना करके एग्जाम में समझाना होता है। कैसे, देखिएगा यहाँ पर समझते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण को पहले यहाँ पर समझाना होता है। तो संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। छोटी सी परिभाषा इसकी क्या है, ठीक है, दो प्रकाश तरंगे, दो प्रकाश तरंगों को लेना है, दो प्रकाश तरंगे जिनकी परिणामी का मतलब होता है टोटल, जिनकी परिणामी तीव्रता, इंटेंसिटी, तीव्रता अधिकतम हो, क्या हो, अधिकतम हो, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समझ आया? कहते हैं। तो बहुत ही आराम से आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी सी परिभाषा इसकी लिखनी है और इसका डायग्राम बनाना है, किस तरीके से आपका इंटरनेट स्लो होता है और हाई स्पीड होता है, किस तरीके से आपका रिचार्ज खत्म होता है। ये चीज़ को आपको फील करना, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा दैनिक जीवन है, ये लोगों का नीड है, इसलिए ये आपके एग्जाम में फिक्स है आना। समझ पाए? तो यहाँ पर समझिएगा। चलते हैं इसके जो डायग्राम, इसको अगले पेज पर बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और अगला पेज आपका इस तरह से। तो यहाँ पर जो संपोषी व्यतिकरण है उसमें दो प्रकाश तरंगों को लेना है। एक आपको लेना है y1 प्रकाश तरंगों को, जो दिखाते हैं उसके विस्थापन y1 कुछ इस प्रकार से प्रकाश तरंगे होती हैं भैया, वेव मोशन में इस तरह से। यहाँ पर प्रकाश तरंगे इस तरह से चलती हैं, ऐसे बना देना आपको। दूसरी प्रकाश तरंगे क्या हैं यहाँ पर, जिसको हम ऐड कर रहे हैं y2। तो y2 कैसे होगा, यहाँ पर दूसरे को ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इस तरह से। दूसरे भी एक समान आवृत्ति की हैं और एक ही दिशा में गतिशील है। परिभाषा हमने क्या लिखा, दो प्रकाश तरंगे y1 और y2, इसका क्या नाम है, इसका नाम है y2। तो y1 और y2 दो प्रकाश तरंगे जो एक ही आवृत्ति के हों और एक ही दिशा में गतिशील हों, तो उनके अध्यारोपण का मतलब होता है मिलना। तो उनके मिलने से सदैव दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या स्थिति मिलेगा, टोटल आपका जो मिलने वाला है वो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, टोटल ये दोनों का आयाम जो है बच्चों, ये मिल करके क्या हो जाता है, नन्हे नन्हे पैर बड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं।
यहाँ पर इसका जो आयाम है, आयाम मतलब होता पीक, शीर्ष, तो इसका आयाम जो है अगर ये A1 है और इसका आयाम क्या है, इसका आयाम अगर A2 है, तो A1 और A2 ये वाला और ये वाला आपस में मिल रहे हैं, तो मिलने से A1 और A2 क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है, ऊपर को सुरंग बोलते हैं, नीचे को गर्त बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाता है, ये नीचे नेगेटिव और नेगेटिव दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से तो इनकी तीव्रता है वो क्या हो जाती है, कदम बड़े हो जाते हैं, कदम क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जो पहले बहुत ही स्लो चल रहे थे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही हाई स्पीड में हो जाएंगे। तो यह होते हैं टोटल, समझ पा रहे हैं। तो इसका आयाम जो है बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर इसका आयाम जो है वो A1 प्लस हो गया A2, समझ पा रहे हो। तो जब दो प्रकाश तरंगे एक समान आवृत्ति की एक ही दिशा में गतिशील करती हैं तो उनके अध्यारोपण से ये स्थिति उत्पन्न होती है। अगर दोनों आयाम जुड़ करके बड़े हो गए हैं तो उसको घटना को क्या बोलेंगे, उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, और जिसकी तीव्रता बढ़ जाती है उसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। ठीक है, यहाँ पर इसकी ये इक्वेशन है। आपको कोई समीकरण इक्वेशन यहाँ लिखना नहीं है, जब इंटेंसिटी का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर इसके समीकरण को लिखना होता है। अगर यहाँ पर आप समीकरण बनाना चाहें तो लिख दें, क्योंकि ये कॉपी इसलिए यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि कॉपी में कितना लिखना है इसका हिसाब है। ठीक है, तो इतना लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। ये हमारा y1 है, ये y2 है, और जो टोटल निकल रहे हैं कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग, y निकाल रहे हैं। टोटल कौन सा निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं। यहाँ छोटा सा लिख दीजिएगा कि y इक्वल y1 प्लस का y2। ठीक है, ये हमने किया है, और इस घटना को क्या कहा गया, इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहा गया है। इस घटना को बच्चों क्या कहा गया है, संपोषी व्यतिकरण कहा गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं हाई स्पीड इंटरनेट। तो ये जो हाई स्पीड इंटरनेट होता है इसको क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण के जो तात्पर्य है, इतना चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझाना होगा, ये चीज़ें आपको इस तरीके से समझाना होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे लिखना है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी का मतलब विनाश, किस तरीके से आपका इंटरनेट स्लो हो गया, किस तरीके से आपका रिचार्ज खत्म हो गया। अभी देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पर देखिए इसका आयाम मान लेते 10 था, इसका आयाम 8 है, तो यहाँ पर 10 और 8 मिल करके 18 हो गया। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल में ले, एक 10 है और एक 8 है, तो दोनों आपस में घट गए और कितना हो गया, जहाँ 18 था वहाँ 2 हो गया। तो उसकी स्पीड क्या हो गई, जहां 100 kb पर सेकंड चल रहा था वहां 2 kb पर सेकंड चलने लगा। ये होता है काम, तो समझिएगा यहाँ पर। अब लिखते हैं अपन लोग दूसरे हेडिंग को, और दूसरे क्वेश्चन क्या है आपका, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण जो होता है बच्चों क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या है, तीव्रता कम हो जाती। दो प्रकाश तरंगे जिनकी परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहां पर समझिएगा, लिखिएगा इसकी परिभाषा, दो प्रकाश तरंगे जिनकी परिणामी तीव्रता न्यूनतम मतलब बहुत कम, न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, इसका जो परिणामी तीव्रता क्या है वो बहुत ही कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। कैसे होता है, यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ गए हैं, उनको भी जोड़ना है, ऐसा नहीं आपस में मिलने गए, लेकिन जब जोड़ते हैं तो क्या होता है देखना। यहाँ पर अगर हमने यहाँ y1 एक प्रकाश ले लिया, कुछ इस तरह से देखना ध्यान से, तो यहाँ पर इसकी जो परिणामी तीव्रता है वो अगर y1 इधर से चल रहा है, तो दूसरे वाले को, जो आपका दूसरा तरंग होगा, जो y2 होगा, क्या होगा, जो y2 है उसकी क्या कर देते हैं हम लोग, जो उसकी टाइम पीरियड था, जो टाइम था उस टाइम को अगर दूसरे वाले के टाइम को कम कर दिया जाए, मतलब ये पॉजिटिव जब चल रहा था इसको पहले से चला दिया जाए, मतलब ये नेगेटिव से अगर चल करके पॉजिटिव जा रहा है
देखना दोनों के डायग्राम को। अगर एक की टाइम को कम कर दिया जाए, दूसरे को टाइम को बढ़ा दिया जाए, तो आपस में जब मिलते हैं तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है ये इसके नेगेटिव से मिल जाता है, और इसका जो नेगेटिव है ये अगले वाले के पॉजिटिव से मिल जाता है। इसके कारण आपका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो बच्चों जो आपका टोटल आने वाला है, जो आपको यहाँ पर टोटल आएगा y1, तो जो y होगा उसका डायग्राम कुछ इस तरह से आपका बनेगा। यहाँ समझिएगा y यहाँ पर अभी लिख देते हैं, तो यहाँ पर समझिएगा जो इसका जुड़ाव है वो किस तरह से होगा। जो इसका जुड़ाव होगा y, आप समझते हैं इसका जो आयाम हो कितना है, a1 है, और इसका आयाम क्या है, a2 है। समझ पा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पहले वाले से ही जुड़ता है, तो a1 माइनस हो जाता है किसमें, a2 में। इसका आयाम क्या है, a2 है, तो a1 माइनस a2 होने के कारण यहाँ पर जो परिणामी मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, जो कि यहाँ पर a1 माइनस a2 हो जाता है। समझ पाए कि नहीं पाए, बिल्कुल सर आ गया। इस तरीके से आपको y1 y2 को जोड़ करके टोटल बता देना है। सर ये y है तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देना कि y बराबर यहाँ पर भी वही हुआ है, y1 प्लस y2। हम लोगों ने दोनों को जोड़ा है, बस समस्या क्या कर दी है कि एक तरंग के समय को कम कर दिया है। समय को कम करने से दूसरे वाला क्या हो गया, नेगेटिव से चल रहा है, एक पॉजिटिव से चल रहा है, जिसके कारण उसकी परिणामी तीव्रता आपस में क्या हो गई हैं, घट गई हैं। इतना आप करेंगे तो 3 नंबर एकदम फिक्स आपको मिलने वाला है, कोई काट नहीं सकता। आपको इस तरीके से कॉपी में लिख करके आना है ताकि आपका परफेक्ट 3 नंबर बिल्कुल मिल सके। इस तरीके से टेक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, इसको अच्छे तरीके से आप कॉपी में लिख भी लीजिएगा, ठीक है। इसके प्रीवियस पेज को भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ से हम अपन लोगों ने स्टार्ट किया, इस तरीके से 3 नंबर मिलते हैं। समझ पा रहे, वैल्यू बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हैं 2025 का, बोर्ड के क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होते, एक एक नंबर की वैल्यू है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बचे हुए समय को अच्छे तरीके से नींदों को भगा देना है। जो भी आपको नींद आ रहा है उसको हटा दो, पानी भर के रखो, ठीक है। उस पानी में अपने बाएं हाथ को डुबो और दाहिने हाथ से लिखो, लेक्चर को देखो, ताकि आपका जो बचा हुआ समय है इस ठंडक में आपको नींद ना आए और पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके, इस लेवल की कंटेंट को आपको मिल सके। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। यहाँ पर बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे के का हो गया है, तो चौथे का खा आंसर क्या होगा, उसका आंसर राइटिंग किस तरीके से होगा, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो समझते हैं, बढ़ते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। अब बढ़ते हैं अपने पेज की ओर और देखते हैं चौथे का खा आंसर क्या है, हमारा जो पेपर है वो क्या है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर अब तक हम लोगों ने चौथे का आंसर अच्छे तरीके से कर लिया है, देख लिया है। अब चौथे का खा क्या पूछ रहा है, देखिएगा। चौथे का खा कह रहा है, यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 डिग्री पर आपतित हो तो यह 15 डिग्री विचलित होती है, मुड़ जाती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है 3 नंबर का। न्यूमेरिकल बहुत ही सस्ते होते हैं, समझ में आ रहा, मतलब आसान होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच, कहाँ से जा रही है, हवा से कांच में जा रही है। आपका पहला पृष्ठ कहाँ है, हवा है, दूसरा पृष्ठ कैसा है, कांच है, हवा से कांच में जा रही है। तब जाते समय उसका जो आपतित प्रकाश का एंगल था कितना है, आपतन कोण 45 डिग्री है, होती है, तो यह 15 डिग्री विचलित हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो क्या होता है, जो प्रकाश का सीधा मार्ग होता है बच्चों, वो माध्यम बदलने से वेग बदलता है और वेग बदलने से प्रकाश किरणें विचलित हो जाती हैं। कितना डिग्री विचलित हुआ ये दिया है 15 डिग्री, मतलब यहाँ पर आपको आर का मान निकालना होगा, अपवर्तनांक का मान निकालना होगा, तब जाकर के आपको क्रांतिक कोण का मान पता होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले वैल्यू को आपको समझा देना है ताकि पेज पर वैल्यू को झंझट ना रहे। देखिएगा, यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच में जा रहा, कहाँ से जा रहा भैया, एक अपवर्तन हो रहा, क्योंकि क्रांतिक कोण पूछ रहा है। तो यहाँ अगर हमने मान लिया पार्टिकल है, कांच है कुछ, ठीक है। अगर ये कांच है, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कैसा है, नीचे वाला अगर यहाँ पर कांच है तो कांच, और ऊपर वाला कैसा है, वायु पृष्ठ है। तो ऊपर वाले अगर वायु से कांच में आ रहा प्रकाश, इस तरह से प्रकाश को हमने आपतित कराया। अब ये आने वाले प्रकाश क्या हुए, जो इसका मार्ग था सीधा उस मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इस विचलित होने की घटना को हम कैसे दिखाएंगे, अभिलंब बनाना होगा, और ये अपने एंगल से क्या हो गई, मुड़ गई। अगर माध्यम
वायु से किसमें, कांच में जा रहा है, मतलब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जब जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो कितना डिग्री विचलित हुआ है, उसके वास्तविक मान से कितना डिग्री विचलित हुआ है, 15 डिग्री विचलित हुआ है। सर कितना डिग्री विचलित हुआ है, 15 डिग्री यहाँ पर आपका विचलित हुआ है। तो यहाँ पर अगर 15 डिग्री विचलित हुआ है, ये वाला कोण आपका कितना है, 15 डिग्री है। तो यानी ये वाला आपतित कितने एंगल पर हुआ है, आपतित आपका हुआ है 45 डिग्री पर। अगर प्रकाश आया है 45 डिग्री पर तो 45 पर जाना चाहिए, तो टोटल जो 45 है उससे 15 तो निकल गया, विचलित हो गया। बचा वाला एंगल कितना है, अभिलंब से वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना है, ये वाला 15 और 30 45, मतलब यहाँ पर जो बचा है वो कितने डिग्री का है, 30 एंगल का है। मतलब ये आई का मान हो, ये क्या है, आर का मान है। यहाँ से कलेक्ट करेंगे क्या है कि आई जो है आपतन कोण कितना है, 45 डिग्री है, और अपवर्तन कोण जो है वो कितना बचा है, 30 डिग्री है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से इस क्वेश्चन से केवल मिल रहे हैं, और इसी दोनों इन्फॉर्मेशन से आपको क्या निकालना है, क्रांतिक कोण का मान निकालना बच्चों, सी का मान निकालना है। चलिए देखते हैं कापी पर किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे और लगाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। चलिए आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और लगाते हैं अपने कापी पर। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया, यह आंसर है खंड दा का ही, चौथे का खा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको केवल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, खंड दा का कौन सा प्रश्न उत्तर हम लोग लिख रहे हैं, चौथे का खा, यहाँ पर डाल दीजिएगा, चौथे का खा, चौथे का खा। ठीक है, चौथे का खा, प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का खा, या यहाँ इस तरीके से आप डाल सकते हैं अगर समय आपके पास पर्याप्त है तो, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का खा, ऐसे भी आप डाल सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, समय के हिसाब से आपको काम करना है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, आपसे पूछा है सवाल, और उस सवाल का बनाना पड़ेगा यहाँ पर अच्छे तरीके से स्केल से डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम से सवाल ही लगेगा, आपको एंगल का क्वेश्चन बताना होगा। तो यहाँ पर बनाते हैं अपने डायग्राम को शेप से अच्छे तरीके से, देखिएगा यहाँ पर आपका जो भी डायग्राम हो किस तरीके से है। तो यहाँ पर ले लेते हैं शेप, और ये जो आपका डायग्राम है कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर ये आपका कौन सा पृष्ठ हमने ले लिया है, ये पृष्ठ कैसा है, अपवर्तक पृष्ठ है। अगर इस अपवर्तक पृष्ठ पर बच्चों, यहाँ पर इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या करना है, ये माध्यम कैसा है, वायु है, और ये माध्यम कैसा, कांच है। यहाँ पर जब प्रकाश को आपतित कराया जाएगा, जब हम प्रकाश को यहाँ पर आपतित कराएंगे इस तरह से, तो आपतित होने वाली जो प्रकाश है, जो उसका मार्ग है बच्चों, वो मार्ग कुछ सीधा जाना चाहिए। उसका जो मार्ग है वो सीधा जाता, अगर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे तो प्रकाश क्या होती है, सदैव सीधी रेखा पर ही जाती है। तो प्रकाश क्या हो जाती है, जो आ रहा था वो उसी मार्ग पर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाना होगा कि हमारा जो माध्यम है कैसा माध्यम है, ये वायु का माध्यम है, और ये वाला कैसा माध्यम है, ये वाला कांच वाला माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, ये कांच का माध्यम है सर। अगर ये वायु है और ये कांच है तो कांच कैसा होता है, विरल माध्यम, और आपका ये वायु कैसा है, विरल है, और कांच कैसा है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसलिए हमें अभिलंब को बनाना होगा। अभिलंब क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित हुआ है उसके लंबवत, ठीक है, 90 डिग्री पर कोई रेखा काल्पनिक मानते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो यहाँ पर हम अभिलंब को ड्रा कर लेते हैं, समझिएगा। तो आपका जो अभिलंब होगा वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर देखिएगा अभिलंब को, यहाँ पर अपन लोग अभिलंब को बना लेते हैं। ये क्या है, ये आपका क्या है, अभिलंब होने वाला है। ये क्या है, अभिलंब है। ये बन गया क्या, अभिलंब। अब यहाँ पर क्या भरा है, यहाँ पर कांच भरा है। तो यहाँ पर जो कांच है बच्चों, ये कैसा है, ये कांच है आपका, ये कैसा है, ये कांच है। कांच के छोटे छोटे पार्टिकल हैं। यहाँ सपोज करो कि कांच के क्या है, पानी है, मतलब कांच का क्या है, पार्टिकल होने वाला है, पानी मत समझ लेना इसको, ठीक है। हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है कि ये माध्यम बदल रहा है, और ये कैसे है, कांच के पार्टिकल हैं, लेंस टाइप का है। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन किया है, उसने कहा कि आने वाली जो आपतित किरण है उसका कितना एंगल बना है, 45 डिग्री पर हमने प्रकाश को आपतित कराया है। अगर वह 45 डिग्री पर आपतित हो रहा है, मतलब इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है।
अब अगर हमने प्रकाश को 45 डिग्री पर आपतित कराया है तो यहाँ पर जो अभिलंब है, जो आपका अभिलंब होने वाला है वो किस तरीके से अभिलंब बनेगा, तो यहाँ पर देखिएगा नीचे को भी अभिलंब को मानते हैं, तो ये हमारा क्या है, अभिलंब होने वाला है। अब अभिलंब से आपका जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बनेगा, इसको बात को कैसे समझेंगे, ये बात देखिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, अगर माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश सीधे निकल जाती, लेकिन माध्यम बदल गया है, इस कारणवश प्रकाश वो मुड़ जाएगी और अपने पाथ से क्या हो गई, पहले ही आ गई, क्योंकि वो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई है, तो यहाँ झुकने से जो कोण बना है वो कैसा कोण बन रहा है, ये कोण कुछ इस प्रकार से बन रहा है। ये वाला जो कोण है किस तरह से बना है, ये वाला कोण आपका यहाँ पर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, इस कोण का पता लगाना है, क्योंकि 45 डिग्री पर आ रहा है तो 45 डिग्री पर जाना चाहिए। तो टोटल विचलित कितना हुआ है, मुड़ा कितना है, मुड़ा है सर यहाँ पर 15 डिग्री। तो इस 15 डिग्री को पहले दिखा देंगे कि सर यहाँ पर उसने बताया है कि 15 डिग्री हमने विचलित कर दिया है। अगर इसने 15 डिग्री विचलित किया है तो 15 डिग्री अगर 45 में विचलित हो गया तो बचा कितना, 15 में 45 में से 15 चला गया, विचलित हो गया, बचा सर 30। तो यहाँ का एंगल कितना है, यहाँ का एंगल 30 डिग्री होने वाला है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम की वैल्यू है इस न्यूमेरिकल में, समझ में आया। तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या है, आई, और लिखिएगा यहाँ पर कि दिया है। अब क्वेश्चन कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ क्या है सर, दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है, पेन को चेंज कर लेते हैं, दिया है। तो जो भी दिया है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को लिखना ही लिखना है आपको। तो जो दिया है कैसे दिया है, यहाँ दिया है कि आपतन कोण कितना है, यहाँ दिया है आपतन कोण। तो आपतन कोण को अपन लोग किससे लिखते हैं, आई से। आपतन कोण आई जो है वो कितना है, 45 डिग्री दिया है, और वहाँ पर अपवर्तन कोण का मान कितना है, दूसरा इन्फॉर्मेशन आपने निकाला है वो निकाला है अपवर्तन कोण, कितना निकाला है, अपवर्तन कोण यानी आर का मान। अगर ये देखें आर है तो आर की वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है और आपसे पूछा क्या है, क्रांतिक कोण, सी की वैल्यू, सी को बोलते हैं क्रांतिक कोण, और सी की वैल्यू आपसे पूछा गया है, समझ पाए। अब इसको लगाते कैसे हैं देखिएगा, सी जो होता है, सी का जो फार्मूला होता है बच्चों, सी का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पर कि साइन सी इक्वल होता है 1/n, एन होता है अपवर्तनांक। ये आपने फार्मूला अच्छे तरीके से पढ़ लिया थ्योरी में। अब इस फार्मूले में हमें देखो आवश्यकता क्या है, हमें आवश्यकता एन। अगर एन पता हो यानी अपवर्तनांक पता हो तो हमारा सी का मान निकल जाएगा जो हमसे पूछा गया है। तो एन को निकालने के लिए कौन से चाचा को याद करेंगे, स्नेल चाचा को याद करेंगे, मोटी बात को। तो यहाँ पर समझिएगा, लिखते हैं आगे, यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बताएंगे कि स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। स्नेल के नियम क्या है जल्दी से बताओ, स्नेल का नियम सर साइन आई अपान होता है साइन आर, कितना होता है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये एन है। अब यहाँ पर एन को निकालना है, आई और आर की वैल्यू दिया है, मान रखेंगे और आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, साइन आई का मान है 45 डिग्री और यहाँ पर साइन आर की जो वैल्यू है वो कितना है, 30 डिग्री है। और इस प्रकार से एन का मान निकाल लेंगे। तो बस इस जो जगह है इस जगह को बेकार नहीं करना बच्चों, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देना और लाइन खींच करके समझा देना। ऐसे आप करोगे तो ये गैर जिम्मेदारी आपका समझ जाएगा। इस तरीके से इसको लिखिएगा। तो यहाँ बता सकते हैं आप कि एन बराबर आपका जो वैल्यू है कितना, साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पर साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चौथा बटा आपका इस प्रकार से ऊपर चला जाता है, ये वाला यहाँ चला आएगा। तो इस प्रकार से आपका एन का मान निकल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऊपर जाएगा, 1 यहाँ, मतलब 2/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो √2 से 2 कट के ऊपर √2 आ जाता है, लेकिन आपको समझाएंगे कैसे आएगा। इसका हम लोग परमयीकरण कराते हैं, √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा,
ठीक है। यहाँ पर अगर कराएं क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आपका आ जाएगा 2√2 हो जाएगा, और ये √2 कैसे होगा गुणा देखिएगा। इसको अपन लोग आगे कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी पेज में आपको समझाना चाहते हैं, पेपर में आप अगला पेज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो जो n की वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू क्या है, 2√2 ऐसे गुणा कराएंगे, 2√2 अपान नीचे √2 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल होकर के n का मान कितना आ जाएगा √2। तो n का जो मान चाहिए था वो कितना आ गया, √2 आ गया। अगर हमारे पास बच्चों √2 मान आ गया n का, तो अगर n की वैल्यू पता है तो यहाँ रख करके साइन c की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के लिए हम लोग चलेंगे अपने अगले पेज पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ करिएगा, उसका थोड़ा सा अगर जगह बचा था तो हमने कर दिया, बाकी आपको समझना है, एग्जामिनर को समझाना है अगले पेज पर। समझ आया, बिल्कुल आ गया सर। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो अपन को निकालना है स्नेल के अपवर्तनांक कितना है, साइन c इक्वल 1/n। समझ पाए। तो यहाँ पे जो n है वो किस तरह से n है, n का मान हम निकाल चुके हैं, बता देना एग्जामिनर को, n बराबर कितना है, √2 है। अब यहाँ पर अगर देखें तो साइन c की वैल्यू चाहिए थी आपको, तो साइन c इक्वल होगा 1/n की वैल्यू रख देंगे √2, और आपको चाहिए साइन c, तो यहाँ पर साइन के पदों में इसको देखो क्या है, तो बताओ यहाँ पर कि साइन c इक्वल 1/√2 साइन 45 का मान है, किसका मान है, साइन 45 अंश का मान है। तो साइन और साइन कट जाएगा और बचेगा c बराबर कितना, 45 डिग्री बचेगा, जो कि आपका क्या है, आंसर है। तो ये क्रांतिक कोण का क्या है, आंसर है। सी को बच्चों बोलते हैं क्रांतिक कोण। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से अपन लोग मक्खन करेंगे, कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको पढ़ाएंगे। और इस बार आपकी बारी है यूपी बोर्ड में टॉप होने का, समझ गया। तो यहाँ पर हम लोग अगर 10 पेपर सॉल्व कर ले गए, 10 पेपर आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही मेहनत से दिन रात हमारी फैकल्टी आपके लिए मेहनत कर रही है, हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपको होगा। समझ में आ रहा। तो ये हम अपन का आंसर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस पेज को भी दिखा देते हैं जहाँ पर इस तरीके से अपन लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। ये क्वेश्चन लगाएंगे ताकि आपका 3 में 3 नंबर, जो 3 नंबर का प्रश्न है वो अच्छी तरीके से आपको 3 नंबर मिल जाए। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। तो यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं चौथे का गा वाला आंसर क्या होगा, गा का प्रश्न क्या है और कैसे है उसका आंसर, और सीखते हैं अच्छे तरीके से, समझते हैं और पेपर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक अपन लोग सीख चुके हैं, 2 प्रश्नों को लगा चुके हैं। तो अपन का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, क्वेश्चन यहाँ तक पेज हो गया। अब चौथे का गा का प्रश्न कुछ इस तरह से है, और गा का जो प्रश्न है वो कैसा है, कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही गौर से पढ़ना है। वो कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक आपको निकालना है। तो फर्स्ट चैप्टर को याद करिए, वैद्युत द्विध्रुव जो हम लोग पढ़ते थे उसका जो डेरिवेशन है किस तरीके से पूछा गया 3 नंबर में, और बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन है। लगाते हैं और देखते हैं क्या है, कॉपी में ही डायरेक्ट पहुंचते हैं। ये तो याद ही होगी आपको, निकालना क्या है, अंडरलाइन कर लेना, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण निकालेंगे, बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ टाउ टाउ, याद हुआ ना, वही वाला फार्मूला निकाल लेते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर आ जाएगा। देखते हैं और चलते हैं पेज की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का गा, इसका आंसर दे रहे हैं हम लोग, चौथे का गा आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल समझ आ गया सर, इस तरीके से आपको डालना है। बाकी स्केल से आप इसको अंडरलाइन कर देंगे और अच्छे तरीके से सजा देंगे तो और बेहतर है। बाकी समय अगर नहीं है आपके पास कॉपी में, तो यहाँ केवल और केवल आप प्रश्न चौथा का गा डाल देंगे और आंसर लिखना चालू कर देंगे। लेकिन जो भी आंसर राइटिंग में कर रहे हैं उसको समझाना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है कि गौर से देखेगा और आपकी कॉपी को समझेगा। ऊपर से और थंबनेल की तरीके से उसको दिखना चाहिए सारी चीजें ऊपर की, तो वो चीजें आप समझिएगा। कॉपी किस तरीके से लिखना है, हर एक पॉइंट को बताना होता है एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर को फटाफट, जितना कम समय लेगा वो कॉपी चेक करने में उतना ज्यादा नंबर देगा।
जितना कम समय लेगा उतना ज़्यादा नंबर देगा, और जिस कॉपी में उसको समय ज़्यादा लग गया उससे नाराज होकर के वो 2-4 नंबर अन्यथा काट ही लेते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कॉपी बहुत ही इत्मीनान से लिखिएगा। इसका आंसर करते हैं, और आंसर इस तो पूछा है बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण पहले तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में तो बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र को। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा, हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र को ड्रा करना होगा। ये हमारे क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंतर्गत जो भी आपका बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक आएगा वो क्या आएगा, और इस पर बच्चों आपको न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, इस पर सवाल भी आते हैं जिसको हम लोग अगले पेपर में सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पहले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये आपका बन गया इस तरह से एक समान वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब ये जो लाइन हमने येलो खींच दी है, यहाँ पर एक समान वैद्युत, आपको ब्लू पेन से ही खींचनी है या आप पेंसिल का यूज करें, ठीक है। यहाँ पर व्हाइट पेज था, आपको अच्छा लगे इसलिए हमने येलो चूज किया। देखिएगा अब इस पर क्या करना है, आपको वैद्युत द्विध्रुव रखना है, क्योंकि जो बल युग्म आघूर्ण होता है किसके कारण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि आपका दो आवेश होते हैं जो बहुत, एक प्लस होता है एक माइनस, समान परिमाण विपरीत ध्रुव वाले आवेश जिनके बीच की दूरी न्यूनतम होती है। इसका मतलब क्या है, इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। इस तरह से यहाँ पर ले लेते हैं अपना, देखिए ये क्या है, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव का, तो यहाँ पर अगर वैद्युत द्विध्रुव लिखा जाए तो ये छोटे छोटे आवेश होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक विपरीत आवेश क्या ले लिया, अगर मैंने यहाँ पर आवेश ले लिया माइनस का क्यू, तो यहाँ आवेश क्या लेना होगा, यहाँ आवेश प्लस का क्यू लेना होगा। यहाँ पर आपका जो आवेश है वो कैसा है, यहाँ पर आवेश आपका प्लस का क्यू होगा। आपको दो अलग अलग आवेश लेना है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। अब क्या हो बच्चों, आपको हैशटैग मोटी बात भी लिखनी है। क्या लिखना है, मोटी बात। इसके बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र धनावेश पर अपनी दिशा की ओर बल लगाता है और वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पर अपनी दिशा के विपरीत बल लगाता है। क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट आता है बल, क्योंकि बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। समझ आया। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट लिखना होगा, वो पॉइंट को हम आपको लिख के बता रहे हैं, उसको भी एग्जाम में लिखना होता है। तो पहली पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, जो भी करेंगे उसको अच्छे तरीके से लिखेंगे पॉइंट वाइज। वैद्युत क्षेत्र धनावेश पर सदैव, यह ऑलवेज है, हमेशा के लिए, सदैव अपनी दिशा की ओर बल लगाता है। ठीक है, बल लगाता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र जो इस तरफ डायरेक्शन मैंने लिया वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र की तरफ अगर धनावेश है तो उस पर बल कैसे काम करेगा, उसी की डायरेक्शन में बल काम करेगा। और वो बल कैसे काम करेगा इसको समझिएगा। यहाँ पर इस बल को किस तरीके से डिनोट किया जाता है इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। यहाँ पर लिखते हैं तो इस प्रकार से आपका जो बल होगा यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ये अपन का क्या है, बल है। ठीक है, स्केल से खींचिएगा तो ये आपका क्या है, बल है। वो बल जो F है वो कितना, F का मान भी तो होता है सर, F का मान होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मान को निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर होता है यहाँ पर F/Q। क्या पहले चैप्टर में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़ा, सर पढ़े हैं। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो F एक कम F हो जाएगा और F की एक जगह आ जाएगा E और Q, क्या आ जाएगा, EQ या QE या EQ। तो यहाँ पर कितना बल उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर जो बल उत्पन्न हो रहा है बच्चों वो EQ उत्पन्न हो रहा है। वही यहाँ ऋणावेश पर उत्पन्न होगा, लेकिन कैसे उत्पन्न होगा, विपरीत बल लगेगा। ठीक है, कैसे बल लगता है, विपरीत। तो यहाँ पर जो F का मान है वो कितना है, माइनस का Q इंटू E। क्या है, माइनस का Q इंटू E। वहाँ EQ या Q इंटू E कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ आप ना समझ पाए तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। फिर से लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा बल है वो कैसे है, QE।
दोनों गुणा है, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्लस लिखें चाहे माइनस लिखें, आपस में इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेट नहीं। अब सुनना, यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी अल्पतम दूरी को भी लिखते हैं। जो छोटी सी दूरी होता है वो दूरी कैसी होती है सर, यहाँ पर जो आपको दूरी लेना है वो दूरी कुछ इस प्रकार से लेना है। तो देखिएगा वो दूरी कैसे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक की छोटी सी दूरी आपकी है। अगर ये छोटी सी दूरी है तो इस छोटी सी दूरी को क्या करते थे, इस छोटी सी दूरी को सर 2l लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2l लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये आपका डायग्राम होने वाला है। अब सुनिएगा, जो हमने इस पर बल लगाया इसके बारे में भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके अच्छे तरीके से लिख देना कि वैद्युत क्षेत्र ऋणावेश पर अपनी दिशा के विपरीत बल लगाता है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर धनावेश इधर था, वैद्युत क्षेत्र हमने रेखाएं इस तरफ बनाई है इसकी डायरेक्शन, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में धनावेश है तो उस पर बल उस तरफ लगा, ये ऋणावेश है इसलिए उसके विपरीत बल इधर लगा। अब जब किसी वस्तु पर दो विपरीत बल बराबर कार्य करते हैं तो वह वस्तु ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, बल्कि वो एक ही डायरेक्शन पर घूमने लगती है, घूर्णन करने लगती है, तो घूर्णन गति हो जाती है। मतलब ये वस्तु इस तरफ से बल इसका ऐसे काम करेगा और ये वस्तु अंदर की ओर बल लगा करके ऐसे घूमने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या होने लगी, घूमने लगी। समझ आया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहां पर समझ आया। अब देखिएगा, जो ये है बल आघूर्ण, उसका जो 11th में हम लोग फार्मूला पढ़ते थे बच्चों, क्या फार्मूला है, वो होता है क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। क्रिया रेखा क्या, जहां पर आपका आवेश है उसके लंबवत दूरी। अगर यहां पर आवेश है ये क्रिया रेखा होगा, देखिएगा क्रिया रेखा को भी डिनोट कर देते हैं। तो जो आपका क्रिया रेखा होगा बच्चों, वो क्रिया रेखा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। ये अगर आपका क्या है, क्रिया रेखा है, ये क्या कौन सी दूरी है, ये क्रिया रेखा है जहां पर आपका बल काम कर रहा है। ये कैसा है, ये क्रिया रेखा है जहां पर आपका क्या है, बल काम कर रहा है। तो इस क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, इस क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को लेना है। अब इस लंबवत दूरी को अपन ले लेते हैं। लंबवत दूरी क्या होगी जरा देखिएगा, तो लंबवत दूरी को ले लेते हैं। यहाँ पर आपका लंबवत दूरी कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये क्या है, ये लंबवत दूरी है। इस प्रकार से डायग्राम संपूर्ण हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर इसके नाम को लिख लेते हैं और उसके लंबवत दूरी को निकाल लेते हैं कि लंबवत दूरी क्या है। फार्मूला रखेंगे और आंसर आ जाएगा। छोटा सा डेरिवेशन है, तो यहाँ पर समझते हैं और करते हैं। देखिएगा, अगर इसका नाम रखें बच्चों तो इसका नाम क्या क्या रख सकते हैं, देखिएगा फटाफट। तो इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं यहाँ रेड कलर से। देखिएगा, ये क्या है, ये अगर ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। राइट, तो अगर ये ए बी सी, या यहां से लिख लेना ए बी सी, कहीं से भी आप नामकरण करें ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, हमें मान से पता है। तो देखिएगा, अगर यहां पर देखें तो ये एंगल बन रहा है थीटा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या हम लंब को चाहिए, हमें क्रिया रेखा के लंबवत दूरी को चाहिए। सर इस बात पर आप क्यों अड़े हैं, देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है बच्चों यहाँ पर लिख ही देते हैं। तो बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण जो होता है बच्चों, आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है वो बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा के लंबवत दूरी। तो जो बल है, कितना आवेश पर बल लग रहा है, और वो क्रिया रेखा की लंबवत कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, उसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, या किताबों में लिखा होता है बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पर इस क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी, इसको डिनोट कैसे करते हैं समझिएगा। देखिएगा, इसको डिनोट करते हैं अपन लोग टाउ से। किससे दिखाते हैं,
टाउ से, और टाउ बराबर होगा, बल को फोर्स कहते हैं एफ, और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी कौन सी है, ये दूरी हमने बीसी लिया। दूरी कैसा है, बीसी है, तो दूरी क्या है भैया, बीसी है। तो क्यों ना हम बीसी की दूरी निकाल लें और हमारा राइट आंसर आ जाए। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो यहाँ पर अपन की जो है वो क्या लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर वगैरह नहीं है। हम क्या ले लें, डायरेक्ट साइन थीटा ले लें। क्या ले लें, साइन थीटा ले लें। साइन क्यों लेते हैं सर, साइन इसलिए लेते हैं क्योंकि अपन को चाहिए कण की दूरी और लंब की दूरी। कण में वैल्यू है, आधार नहीं चाहिए, तो यहाँ पर साइन ले लें अगर, तो साइन में होता है क्या, लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे, चूंकि साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है बीसी, कण कितना है ए बी, मान रखो कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर बीसी आपको ज्ञात करना है सर। ए बी कितना है, ए से बी तक की दूरी कितनी, 12 है, कितनी है, 12 है। अगर क्रॉस गुणा किया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा बीसी कम बीसी बराबर 2l साइन थीटा। क्या मिल जाएगा, 2l साइन थीटा मिल जाएगा। अगर यहाँ पर BC की दूरी 2l साइन थीटा है और हम सब जानते हैं f की वैल्यू हमने लिख रखी है QE, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखें और आंसर पाएं, और इसी लाइन में आपका आंसर आ गया। f कितना है, Q इंटू E है, और BC कितना है, BC अभी निकाला सर आपने 2l साइन थीटा, इस तरीके से निकाल लिया। अब देखिएगा यहाँ Q12, Q12 क्या होता है, फिर से आप बताओ यहाँ पर अगली लाइन में कि सर आपको P पता है, P बराबर होता है Q12, P बराबर क्या होता है Q12, और यहाँ Q12 को अगर P लिख दें तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा P, और साथ में है विद्युत क्षेत्र E, और साइन थीटा रहेगा। मतलब ये हो गया इसका राइट आंसर, ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। लेकिन जब भी आप डेरिवेशन करें, जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं, तो उसके लास्ट में उसका मात्रक लिखना अवश्य लिखें। तो मात्रक क्या होगा, तो बल युग्म आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक P का होता है। P और E से बना लेंगे मात्रक। P का मात्रक होता है कूलाम मीटर, और E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। बच्चों इस तरीके से आपको डेरिवेशन करना है। जिस तरीके से हमने अच्छी तरीके से डायग्राम बनाया है, इस तरीके से कॉपी में यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि यहाँ का 2 नंबर केवल और केवल आपका डायग्राम का था। डायग्राम बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, डायग्राम बनाएं, उसके बारे में आपने जो बातें उसमें लिखी हैं, जो बल है उसको लिखेंगे। और इस तरीके से बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, और इस तरीके से टाउ बल को कहते हैं F, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी BC था। इस तरीके से बल का मान QE रख दिया, BC की वैल्यू 2l साइन थीटा यहाँ से निकाल करके रख दिया, और इतना ही हमारा एक पेज का था। और यहाँ पर आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ये 3 नंबर फिक्स हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से कर दिया, डायग्राम बना दिया, तो 2 नंबर डायग्राम का ही मिलता है। आपको समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल समझेंगे, बहुत ही आराम से सीखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन को ही नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं, तरीका भी ले रहे हैं, और इस क्वेश्चन को सीख भी रहे हैं। आप क्वेश्चन को नोट करते रहें, क्वेश्चन का आंसर नोट करते रहें, ये जो कंटेंट है किस तरीके से कितना लिखे, ताकि सटीकता से आपका पूरा नंबर मिल सके। ये आसान लैंग्वेज हम आपको एकदम पढ़ाए, जिस तरीके से हम लोग लेक्चर अटेंड करते हैं उस तरीके से यहाँ पर हम पेपर सॉल्व में आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आया, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपका जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का जो व्यंजक था, इसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता 0.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला
ठीक है। यहाँ पर कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए। बायो-सैवर्ट क्या है भैया? बायो-सैवर्ट का अनुप्रयोग। तो आपने बायो-सैवर्ट के नियम को अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मान ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट ने जो नियम दिया था, वो नियम से अपन ने इसका अनुप्रयोग पढ़ा था कि कोई वृत्ताकार कुंडली हो तो उसके केंद्र में कितनी वैद्युत क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कितना होगा, वही क्वेश्चन है, वही अनुप्रयोग है। यहाँ देखिएगा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का धारावाही वृत्ताकार, कोई वृत्ताकार, उसमें क्या है, धारा प्रवाहित तो हो रही है, तो उसमें अगर धारा प्रवाहित तो हो रहा है तो उसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे दी है। उसके केंद्र में जितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो दे दिया गया है। तो इतना दे दिया गया। v का मान कुंडली के तल के लंबवत, आप देखो कोई भी आपका सर्कल होगा, उस गोले के प्रत्येक त्रिज्या कितनी होगी, एक जैसी होगी, तो मतलब लंबवत ही होता है, 90 डिग्री पर ही होता है। तो वहां पर थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। हालांकि इस क्वेश्चन में थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम जब वृत्ताकार कुंडली का पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें जो फार्मूला आता है, फार्मूले में थीटा कट जाता है, तो यहाँ पर आसानी से प्रश्न को लगा लेते हैं। देखिएगा जो आपका प्रश्न होगा इसको पेज पर किस तरीके से लगाएंगे, उससे पहले यहाँ समझिएगा कि यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, आर की वैल्यू दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं, कितना है, 0.5 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला है। ठीक है, क्या है, टेस्ला है। उसके बाद में यहाँ कह रहा है कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय, मतलब ऊपर की ओर है, कुंडली में प्रवाहित धारा क्या ज्ञात करना है, कितना कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है जिससे इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके केंद्र में। ये 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। इस 3 इन्फॉर्मेशन को लेकर के कॉपी में किस तरीके इसको लगाएंगे समझिएगा। देखते हैं कॉपी पर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से होगा। चौथे का घा क्वेश्चन है। ये कौन सा प्रश्न है बच्चों, ये चौथे का घा वाला प्रश्न है। देखिएगा चौथे का घा को किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, चौथे का घा है। जो आप दे रहे हैं आंसर वो क्या दे रहे हैं, चौथे का घा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल है। इस तरीके से जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा बच्चों तो वहाँ पर आपको लिखना होगा कि वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या दिया है, कलेक्शन करना होता है। दिया है तो लिखिएगा पहले पेन यहाँ पर अच्छे तरीके से कि दिया है। पेन को चेंज कर लेते हैं और देखिएगा यहाँ पर बताना कि दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है वो आपने देख चुके हैं। यहाँ पर दिया है सबसे पहले त्रिज्या, आर की वैल्यू दिया कितना, 12 सेंटीमीटर। अब अगर 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर होता सीजीएस मात्रक, आपकी वैल्यू होती है किसमें, टेस्ला आपका एसआई मात्रक है, तो इसको चेंज करना होगा एसआई मात्रक में। तो सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए आपको 100 से भाग करना होता है, और 100 से जब भाग करते हैं तो 100 को 10 की पावर 2 लिख करके ऊपर ले जाएंगे, तो ये लिख दिया जाता है 10 की पावर -2, और ये चेंज हो जाता है किसमें, मीटर में। अब यहाँ पर अगर आर मिला है, v की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, 0.5 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला आया। अब ये दिया है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है आई का मान कितनी धारा प्रवाहित तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका कुंडली है कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार कुंडली होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आपका कैसा है, वृत्ताकार कुंडली है, और उसका केंद्र है यहाँ पर। अगर उसके केंद्र के लंबवत, ये आपका क्या है, लंब है, और इसके केंद्र पर कितना जो आपका बी है, उस बी की वैल्यू तो ज्ञात कर बता दिया है, 0.5 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला इतना उत्पन्न हो रहा है। मतलब इसके लंबवत जो है थीटा कितना होगा, 90, और साइन 90 आता है, तो साइन 90 कितना, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर जो 90 है, इस तरह से इसका डायग्राम था, और इसका जो फार्मूला था कि हम किसी भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो मान होगा वो कैसे ज्ञात करते थे, उसका जो फार्मूला होता था सर, वो हमको लिखना होगा कि V बराबर म्यू नॉट आई अपान 2r, कितना होता है, म्यू नॉट आई अपान का 2r। ये होता है फार्मूला वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, बायो-सैवर्ट का अनुप्रयोग। समझ आया, बिल्कुल आ गया सर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ म्यू नॉट बताइएगा, यहाँ पर
कि जो म्यू नॉट है वो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो जो म्यू नॉट है बच्चों, ये म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है ये इसकी वैल्यू नहीं होती, टोटल वैल्यू होता है म्यू नॉट अपान का 4 पाई जो बायो सेवर्ट में कांस्टेंट आया था, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। क्या होता है 10 की पावर -7। तो अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या होना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट एकम म्यू नॉट इक्वल होगा 4 पाई, तो यहाँ आ गया 4 पाई गुणे 10 की पावर -7। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू आ गई, आई निकालना है, आर की और वी की वैल्यू दिया है तो इसका क्रॉस गुणा कराएंगे और आई का मान निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बराबर बी और 2 आर हो जाएगा। आई का अगर मान निकालें तो यहाँ पर आई का मान क्या होगा, बी 2r अपान का म्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे और फटाफट आपका आंसर आने वाला है। देखिएगा आंसर क्या आएगा, या v का मान कितना दिया, v का मान आपने करेक्ट कर लिया 0.5 गुणे 10 की पावर -4, राइट। अब इतना अगर आ गया तो गुणे में क्या है 2 है और गुणे में क्या है r, r की वैल्यू कितना है सर, r की वैल्यू रख दो भैया 12 गुणे 10 की पावर माइनस कितना है, -2 है। r की वैल्यू है। नीचे आपको क्या रखना है, नीचे आपको सर म्यू नॉट की वैल्यू रखना है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 है। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। यहाँ तक कि अगर आ गया तो इसके आगे अगले पेज पर करते हैं सॉल्व, अगले पेज पर कर लेते हैं। देखिएगा जो आपको करना है यहीं पे थोड़ा सा काट पीट दें, क्या यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि अगले पेज पर बात कर लेंगे। देखिएगा जो आपका पावर है 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह अधिक वाले का लगता है। 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 10 की पावर -6 में से 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा और घट के कितना आ जाएगा, 10 ही बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा अगले पेज पर और बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। और अगला जो पेज होगा वो कैसे है, देखिएगा आपका जो धारा है आई बराबर, इस आई का जो मान निकला वो कितना है 0.5 गुणे में 2 गुणे में 12 और गुणे में पावर कितना है 10 की पावर -6 और नीचे से ऊपर गया आपका घात 10 की पावर 7। तो माइनस नीचे था, ऊपर गया कितना हो गया, प्लस हो गया। अब ऊपर अगर प्लस है तो यहाँ पर इसका जो गुणा हो जाएगा, नीचे कितना बचा है, केवल और केवल 4 पाई बचा है। एक बार देख लेते हैं और फिर लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है अगले लाइन में 0.5 गुणे 2 गुणे 12, उसके बाद 10 की पावर -6, ये वाला ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस का 7, नीचे क्या बचा है 4 पाई बचा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने हल कर लिया है। अब देखो इसको हल करते कैसे, इसको आई बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 10 की पावर इसको घटा लेते, दशमलव यहाँ से हटा देंगे। जब दशमलव इसको हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या, 5 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 10 की पावर -6 में से 7 घटेगा कितना, 7 में से 6 घटाएंगे 10 बचेगा केवल, 10 की पावर 1 ही तो। नीचे कितना बच गया, नीचे तो 10 गुणे यहाँ कितना है 4 पाई है और 10 से 10 चला गया बेचारा। तो यहाँ पर मिल गया आपको आई बराबर, अब गुणा उड़ा करा लेते हैं, कितना है 5 दूनी 10 और 10 का गुणा करा लेंगे किससे 12 से और नीचे कितना केवल और केवल बचा है 4 पाई। तो पाई के लिए रख लेते हैं आंसर, कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और आई का मान आ गया यहाँ पर 10 और तिहाई कितना हो जाएगा 30, 30 बटा कितना आ गया पाई और यही है आपका आंसर। और धारा का मान होता है बच्चों एम्पियर, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है। केवल इतना ही आपको आंसर लिखना है, यही आपका आंसर आता है। अगर इसको दशमलव में लाना चाहते हैं, आपके पास समय पर्याप्त है, तो समय पर्याप्त होने पर आप पाई का मान रख सकते हैं जो कि होता है पाई बराबर 3.14। तो इसका वैल्यू रखेंगे और फिर गुणा भाग करा करके हम आई का मान एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको समय आपको बर्बाद नहीं करना है, 3 घंटे 15 मिनट के बहुत सारे चीज़ें करनी होती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको आंसर लिख देना चाहिए। पाई की वैल्यू रख करके आपका 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इतना ही आंसर लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 1 2 3।